नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण शाह और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। हमारे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमन तिवारी। आप इन्हें लल्लन टॉप के वीकली शो अर्थात में भी देखते रहते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, इसको बैंक का बैंक भी कहा जाता है क्योंकि जैसे हमारे लिए बैंक करती है कि हमें पैसा देती है और उस पर ब्याज लेती है, या फिर हमसे पैसा लेती है एफडी वगैरह में और उस पर ब्याज देती है, वैसा ही बैंकों के साथ रिजर्व बैंक करता है। रेपो रेट का मतलब जिस दर पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसा उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब जिस दर पर दूसरे बैंक अपना पैसा रिजर्व बैंक में रखते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। इनके गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में हुए फैसलों की जानकारी दी। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फिलहाल रेपो रेट 4% है। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट 3.35% में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। फरवरी से अब तक रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 115 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। तो सर, अब अंशुमन सर ये बताइएगा कि अब की बार भी हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, या क्या स्थिति है अभी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट की? नहीं, इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी दर्पण, क्योंकि उसकी दो वजहें हैं। इस पॉलिसी से लगता है कि रिजर्व बैंक धीमे धीमे अब यथास्थिति को स्वीकार करने की स्थिति में आ गया है। बाजार में भी बहुत ज्यादा लोग इस बात को नहीं मान रहे थे कि अधिकतम रिजर्व बैंक अगर कटौती कर सकता तो 25 बेसिस पॉइंट की, 0.25% की कटौती कर सकता था, लेकिन उससे कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। और ऐसी गहरी मंदी के बीच में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में इतनी कटौती पिछले 3 महीनों में कर दी है, 3-4 चरणों में करीब करीब 140 बेसिस पॉइंट, 135 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है। तो भारत में ब्याज दरें अगर आप कागजी तौर पर देखें तो न्यूनतम स्तर पर है। रेपो रेट भी न्यूनतम स्तर पर, ऑल टाइम लो है। भारत के इतिहास में इतनी कम रेपो रेट कभी नहीं थी, 4% के आसपास। और बाकी जो एमसीएलआर है, यानी जो बेसिक बेंचमार्क रेट होती है जिस पर कोई बैंक आगे कर्ज की दरें तय करता है, चाहे वो कंपनी को दे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को दे या होम लोन दे या कार लोन दे या पर्सनल लोन दे, उसका जो बेस होता है जिसको कि हम मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एमसीएलआर कहते हैं, वो दरें भी अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। तो बाजार में ब्याज दरों के हिसाब से जितना अधिकतम किया जा सकता था, रिजर्व बैंक ने ऐसा इसको वो कर दिया है। और इसके बाद अब ब्याज दरों में कटौती ना करना रिजर्व बैंक के की इस बात का संकेत है कि रिजर्व बैंक के पास अब विकल्प बहुत सीमित हैं। एक तरीके से थोड़ी हताशा या थकान सी दिखती है रिजर्व बैंक की कोशिशों में इस समय, क्योंकि उसको लगता है कि बहुत कुछ हो गया है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं आया। और इसलिए आज आरबीआई गवर्नर ने 2-3 ऐसे संकेत दिए जो ये बताते हैं कि जिस तरीके की कोशिश की गई थी अप्रैल मई जून में, वो सारी की सारी कोशिशें जुलाई में आकर सरकेबल खड़ी हो गई, सब ध्वस्त हो गया। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि जो हमें ग्रीन शूट्स दिखाई पड़े थे, जो उम्मीद की किरणें दिखाई पड़ी थी थोड़ी बहुत, वो सब जून जुलाई में आकर बैठ गई हैं। ब्याज दरों में कटौती रोकने का या उसे पॉज देने का मतलब यह है कि रिजर्व बैंक को लगता है कि जब इतनी ब्याज दरें कम होने के बाद भी आर्थिक विकास दर नहीं आ रही है, लोग कर्ज लेने को तैयार नहीं है, तो और ब्याज दरें घटा देने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। अब आप कहेंगे नुकसान कैसे होगा? नुकसान इसलिए होगा कि वो जो डिपॉजिटर्स हैं, जिनका पैसा बैंकों में रखा हुआ है, जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पैसा रखा है, पिछले 3 साल में 4 साल में उनका रिटर्न इतनी तेजी से गिरा है। इस साल मार्च से लेकर अभी तक एफडी पर रेट्स में लगातार कटौती हुई है। तो रिजर्व बैंक को यह समझ में आया है कि अगर कर्ज की मांग नहीं बढ़ रही है तो कम से कम डिपॉजिटर्स को ही नुकसान ना होने दिया जाए, नहीं तो वो अपना पैसा निकालकर बैंकों से बाहर जाने लगेंगे। तो इसलिए एक बेनाइन सी, एक यथास्थितिवादी, एक स्टेटस कोइस्ट पॉलिसी की उम्मीद थी। कम से कम ब्याज दरों के मोर्चे पर वैसी यथास्थिति दिखाई देती है। रिवर्स रेपो से रिलेटेड ही मेरा एक और सवाल भी है अंशुमन जी। जैसा आपने कहा कि आरबीआई जो है वो थक गया सा है, हताश सा लग रहा है। थक गया सा मुझे लगता है इसलिए कहना आपका उचित है क्योंकि पिछले कई बार से इन्होंने रेपो रेट में और रिवर्स रेपो रेट में काफी बेसिस पॉइंट 115 बेसिस पॉइंट के लगभग की कमी की है। तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है? क्या अभी हमको दिखने में आ रहा है? पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, या क्या, या फ्यूचर में पड़ेगा, कम से कम जो अभी तक कर चुकी है? तो उसका पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ा, यही बात आज आरबीआई ने परोक्ष रूप से स्वीकार की। और रिजर्व बैंक हमेशा ब्याज दरों में कमी को तीन बड़े पैमानों के संदर्भ में देखा जाता है। पहला पैमाना यह है कि क्या ब्याज दरें कम होने से कर्ज की मांग बढ़ी, क्रेडिट का ऑफटेक बढ़ा, ज्यादा लोग कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित हुए क्योंकि कर्ज सस्ता हुआ। दूसरी चीज ये कि क्या
महंगाई की दर को नियंत्रित करने में या महंगाई की दर किस स्थिति में खड़ी रही, और तीसरी भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर में कोई फर्क आया कि नहीं आया। और इन तीनों मोर्चों पर रिजर्व बैंक ने एक तरीके से वास्तविकता स्वीकार की। पहला मोर्चा ये रिजर्व बैंक को ने कहा कि आने वाली दूसरी तिमाही में भारत में महंगाई बढ़ने का खतरा है, यानी अब ब्याज दरों में और कटौती का मतलब है कि महंगाई में और ज्यादा ईंधन डालना। तो पहली चीज तो ये कि आने वाले 6 महीने या 5 महीने 6 महीने महंगाई के महीने हैं। सप्लाई साइड को लेकर कई सारी समस्याएं जो रिजर्व बैंक को दिखाई दे रही हैं। दूसरी चीज रिजर्व बैंक ने आज कहा, और ये पहली बार स्वीकार किया, और ये जो तमाम तरीके के दावे सरकार के भीतर से अलग अलग मंत्री और नेता करते रहते हैं, उनके सामने रिजर्व बैंक ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर नेगेटिव रहेगी, नकारात्मक रहेगी, यानी शून्य से नीचे रहेगी। और पहली तिमाही में यानी अप्रैल मई जून में, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में कॉन्ट्रैक्शन का खतरा है, यानी और ज्यादा नीचे गिरने का खतरा है। आंकड़े हमारे पास यह है कि इन दोनों तिमाहियों में भारत की आर्थिक विकास दर 0 से 14% नीचे तक जा सकती है, 10% नीचे तक जा सकती है। लेकिन यह पहला साल होगा पिछले 25 सालों में शायद जब हमें पूरा वित्तीय वर्ष नकारात्मक ग्रोथ में, नेगेटिव ग्रोथ में देखेंगे, जो भारत के लिए अप्रत्याशित है। शून्य से नीचे ग्रोथ जाने का मतलब है कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए जहां गरीबी और बेकारी है, काफी गहरा और काफी नकारात्मक हो सकता है। तो रिजर्व बैंक को यह एहसास हुआ कि जो मौद्रिक तरीके से या सस्ता कर्ज कर देने से या बाजार में ज्यादा पूंजी छोड़ देने से अर्थव्यवस्था को ताकत दी जा सकती थी, वो फैसले फिलहाल या वो कोशिशें फिलहाल असर नहीं कर रही हैं। और कोरोना को लेकर, कोरोना के कारण जो क्षेत्रीय लॉकडाउन है और इसके विस्तार को लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। तो रिजर्व बैंक ने किनारे बैठकर परिस्थितियां देखने का फैसला किया है कि आगे आने वाले समय में परिस्थितियां क्या रूप लेती हैं। उसके बाद वो आगे अगली मौद्रिक नीति में इस बात पर समीक्षा करेंगे। और इसलिए रिजर्व बैंक ने अपना पॉलिसी स्टांस, मॉनेटरी भाषा में इसका काफी बड़ा अर्थ होता है कि कोई बैंक अपना मॉनेटरी स्टांस या अपना नजरिया कैसा रखता है, तो उस नजरिए को रिजर्व बैंक ने अपने आप में एक्मोडेटिव रखा है। यानी अभी ये नहीं कहा है कि आगे ब्याज दरें कम नहीं की जा सकती, लेकिन फिलहाल अभी ब्याज दरें कम करने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। मैं ये एकोमोडेटिव वर्ड के बारे में आपसे पूछने वाला भी था, इसका स्पेसिफिक मीनिंग क्या होता है। थैंक्स ये बताने के लिए। और ये अंशुमन जी, मैंने देखा कि ये जो पूरा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भविष्योन्मुखी तो कम लगी, मतलब उसमें भविष्य के लिए चीजें कम कही गई हैं, लेकिन रिपोर्ट के रूप में भूतकाल में क्या हुआ है, भविष्य में क्या हो सकता है, उस तरीके की चीजें कही गई है। मतलब कोई चीज, देखिए मॉनिटोरियम पे कोई फैसला नहीं लिया गया, हालांकि उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि अभी वो जारी है, बाद में लिया जाएगा। तो मॉनिटोरियम से रिलेटेड क्या देखा जा सकता है अभी लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में? जी सॉरी, दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण हैं जो लोन और मॉनिटोरियम को लेकर। बाकी तो रिजर्व बैंक ने अपने जो तकनीकी उपाय हैं, मार्जिनल क्रेडिट लेंडिंग फैसिलिटीज, बैंक्स को ज्यादा पैसे देना, वो सारी कोशिशें बरकरार रखी और उनमें कंटिन्यूटी, निरंतरता दिखाई देती। पहली चीज तो ये कि रिजर्व बैंक ने इस पॉलिसी में एक रिस्ट्रक्चरिंग प्लान डिक्लेयर किया है जिसमें कारपोरेट लोन और पर्सनल लोन शामिल होंगे। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के को जारी करते हुए एक तरीके से रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है, फैसला बाद में होगा, कि शायद अब मॉरिटोरियम नहीं दिया जाएगा। 6 महीने के मॉरिटोरियम के बाद अगले मॉरिटोरियम की उम्मीद नहीं है। इसके बजाय रिजर्व बैंक ने लेंडर्स को, यानी बैंकों को और एनबीएफसीज को यह छूट दे दी है कि वो अपने हिसाब से कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग करें। अब कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है? जैसे आपके ऊपर मान लीजिए कर्ज है मकान का या कार का, और आपकी हर महीने की किस्त 15,000 रुपए जाती है। उसमें बैंक आपसे कह सकता है कि आप 3,000 रुपए का ब्याज पे करते रहिए और मूलधन आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद जब पे करना चाहें तो आप पे कर सकते हैं। इस तरीके की रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी। ऐसा रिजर्व बैंक को इसलिए करना पड़ा क्योंकि बैंक्स बुरी तरह परेशान हैं और हताश हैं। मॉरिटोरियम के कारण उनके एनपीएस बढ़ने का भयानक खतरा है, जो कि आरबीआई अपनी रिपोर्ट में भी कह रहा है। तो जब रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा दे दी गई, तो अब लोन को रिस्ट्रक्चर करना या लोन की वसूली का पुनर्गठन करने का अधिकार बैंक के हाथ में आ गया। अभी ब्लैंकेट मॉरिटोरियम नहीं है कि आपने एक एसएमएस किया और बैंक को फोन किया और कहा हम 3 महीने किस्त नहीं पे करेंगे। अब बैंक के लिए शर्तें तय की है रिजर्व बैंक ने, उसके आधार पर वो तय करेगा कि किस व्यक्ति की लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की जानी चाहिए, उसका सिविल को स्कोर कैसा है, उसका कर्ज चुकाने का पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसके पास आगे कर्ज चुकाने की क्षमता है भी कि नहीं है, वो आगे पैसा कैसे चुकाएगा। ये सारा ढांचा रिजर्व बैंक अब बैंक तय करेंगे। तो इससे बैंकों को एक राहत मिली है। नहीं तो उनको लग रहा था कि लगातार बड़े पैमाने पर उनकी लोन बुक मॉरिटोरियम में चली जाएगी।
इस बात का खतरा लगातार दिखाई दे रहा था। ये रोकने की कोशिश की है और इससे बैंकों को थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज चीज जो इस स्कीम में इस पॉलिसी में आई है वो ये है कि बैंकों को गोल्ड लोन की छूट दी गई है और ये कहा गया है कि यदि आप अपना सोना बैंकों के पास रखें तो बैंक आपको आकर्षक दर पर पैसा दे सकते हैं और ब्याज भी मिल सकता है। यह भी शायद इस बात की कोशिश है कि अगर लोगों के पास कैश की कमी है तो अपने गोल्ड को ले जाकर बैंकों के पास रख सकते हैं और उस पर ब्याज ले सकते हैं। ये इन दोनों स्कीम्स के डिटेल्स आने वाले समय में जारी होंगे। अंशुमन जी, मैं एक चीज और भी पूछ रहा था आपसे कि जैसे आकस्मिक मीटिंगें हुई हैं, कुछ कुछ स्केड्यूल्स प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हैं, इस दौरान हमेशा देखा गया था कि शेयर मार्केट या तो जैसे ही मीटिंग होती थी शेयर मार्केट तेजी से गिरता था। अब की बार थोड़ा वियर्ड सा था, तेजी से बढ़ा नहीं लेकिन गिरा भी नहीं, थोड़ा सा बढ़ा ही जिसे कह सकते हैं। तो क्या एब्जॉर्व कर लिया है मार्केट ने, क्योंकि सबसे पहली प्रतिक्रिया के रूप में उसे कहा जा सकता है। नहीं, बाजार की प्रतिक्रिया अपेक्षित ऐसी इसलिए क्योंकि बाजार को राहत मिली है इस पॉलिसी से। या अगर रिजर्व बैंक गवर्नर एक मॉरिटोरियम डिक्लेयर कर देते तो आज बैंकों की हालत देखते बनती है आपको। बैंक निफ्टी की बुरी पिटाई होती है आज बाजार में। अगर रिजर्व बैंक गवर्नर ये रिस्ट्रक्चरिंग की लोन नहीं लाते और इस लोन के साथ ये शर्त लगाते कि जो रिस्ट्रक्चरिंग होने वाली है स्टैंडर्ड लोन माने जाएंगे, एनपीए नहीं माने जाएंगे, तो बैंक शेयरों की जबरदस्त पिटाई होती। अगर रिजर्व बैंक गवर्नर ब्याज दरों में और कटौती की घोषणा करते तो शायद बाजार में उसका नकारात्मक प्रभाव जाता, क्योंकि बैंकों के मुनाफे में और बैंकों के का जो इंटरेस्ट मार्जिन है उस पर असर पड़ता। तो इस हिसाब से इस पॉलिसी पर स्टॉक मार्केट संतुष्ट इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार इन 3 महीनों में रिजर्व बैंक गवर्नर ने हिम्मत के साथ वास्तविकता स्वीकार करने का साहस दिखाया और उन्होंने जो ब्लूप्रिंट है, देश की जो असलियत है, जो राजनीतिक तौर पर कहा जा रहा है कि ग्रीन शूट्स आ रहे हैं और देश में सब कुछ ठीक होने लगा है और प्री कोविड लेवल की स्थितियां आ गई हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, उसके विपरीत भारत के केंद्रीय बैंकर ने या बैंकिंग रेगुलेटर से जो अपेक्षा थी कि वो देश को धोखे में या भ्रम में ना रखे, वो उसे वास्तविकता दिखा सके कि जुलाई में कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, इस साल नेगेटिव ग्रोथ रेट होने वाली है, ब्याज दर कम होने के बाद क्रेडिट की मांग नहीं बढ़ रही है, लोग कर्ज लेने को तैयार नहीं है, क्रेडिट की ग्रोथ रेट 58 साल के लोएस्ट लेवल पर है। ये सारे जो क्लियरिंग फैक्ट्स हैं, जो वास्तविकताएं हैं, उसे दिखाया गया। अब इसकी रोशनी में जब शेयर बाजार ने इस पॉलिसी को देखा तो उसे समझ में आया कि रिजर्व बैंक वास्तविकता के आधार पर नीति तय कर रहा है, किसी दबाव में नहीं, और इसलिए शेयर बाजार की प्रतिक्रिया वैसी नहीं रही जो आमतौर पर होनी चाहिए थी। अंशुमन जी, मेरा एक चीज और भी सवाल था। जैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बढ़ रहा है, तो क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि इस वक्त, मतलब हमेशा ही बढ़ता रहता है लेकिन इस वक्त वहां पे भी तो लिक्विडिटी ज्यादा आई है यूएस में, या क्या कारण है और इसके क्या मायने हैं? ये सामान्य है, बढ़िया है, या क्या है? फॉरेन रिजर्व बढ़ने का सीधा रिश्ता आप बाजार में लिक्विडिटी से देख सकते हैं। रिजर्व बैंक ने बड़े पैमाने पर पिछले दिनों में डॉलर की खरीद की है, जो ऑलरेडी रिपोर्टेड है हर हफ्ते के तौर पर। रिजर्व बैंक ने क्योंकि बाजार में इंपोर्ट तो हो नहीं रहे, तो इसलिए डॉलर की डिमांड नहीं है। बड़े इंपोर्ट्स इंडिया के गिरे हुए हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था में मंदी है, स्लोडाउन है, कोई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो इसलिए जो डॉलर बाजार में उपलब्ध है, वो डॉलर कहां से आ रहा है? डॉलर 2 तरह से आ रहा है। एक तो बड़े पैमाने पर पूंजी आई, रिलायंस के एफडीआई इन्वेस्टमेंट के कारण जो रिलायंस जियो में आया, वो पैसा बाजार में आया था। और इसके अलावा एफआईआई, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से सस्ती पूंजी 0% 1% पर उठाकर भारतीय शेयर बाजार में लगा रहे थे और खरीद रहे थे, वो पूंजी बाजार में आई थी। रिजर्व बैंक ने उन डॉलरों की खरीद की है और उनसे फॉरेक्स रिजर्व को भरा है, और उसके भरने का नतीजा यह है कि फॉरेक्स रिजर्व ऊपर जा रहा है और उसके बदले रिजर्व बैंक ने बाजार में रुपया छोड़ा है, लिक्विडिटी छोड़ी है, जो बैंक्स में चैनलाइज हो रही है। तो फॉरेक्स रिजर्व के साइड से या विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टि से कोई चुनौती नहीं है, और ये चुनौती पिछले 3-4 साल में रही भी नहीं है। रुपया स्थिर है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की जो फंडामेंटल्स हैं, जो बुनियादी चुनौतियां हैं, वो ज्यादा बड़ी हैं। वो रुपए पर आने वाले समय में दबाव बना सकती हैं, जैसे कि 0 से नीचे की विकास दर, जैसे कि बैंकों की खराब होती सेहत, जैसे कि घटती खपत, जैसे कि बढ़ती महंगाई। ये जो चीजें हैं, इन चीजों का असर ज्यादा है। तो फॉरेक्स रिजर्व के स्तर पर कोई समस्या नहीं हो रहा, अभी तो कोई इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। आप ध्यान से देखें तो पहली बार ऐसा हुआ जब भारत में सोने और क्रूड का इंपोर्ट भी गिर गया, कच्चे तेल का इंपोर्ट भी गिरा और सोने का इंपोर्ट भी गिरा, जो सामान्य परिस्थितियों में हमेशा बढ़ता रहता है। उसकी वजह है कि कोई डिमांड नहीं थी मार्केट में, लॉकडाउन था, 3 महीने तक कोई कामकाज ही नहीं हुआ, तो क्रूड का इंपोर्ट भी नहीं हुआ और गोल्ड के इंपोर्ट में भी कमी आई।
कुछ छोटी छोटी बातें और हैं। एक तो इनोवेशन हब की बात कह रहे हैं, अगर कहा जाए, और स्टार्टअप जो कंपनियों का इसका लाभ देने का, और ये सब चीजें जो हैं, इनके बारे में क्या इनोवेशन हब कैसे, मतलब कुछ है इनका वो है, या अभी बोल दिया है बाद में होगा, किस तरीके से, मतलब इसका जानना चाहिए। ये भविष्योन्मुख योजनाएं हैं कि भारत को हम्म, इनोवेशन हब बनाना या स्टार्टअप्स बनाना। हमने अपने जो पिछले तजुर्बे देखे उनके आधार पर भारत में ज्यादातर स्टार्टअप्स जो आए हैं वो कंज्यूमर ओरिएंटेड सेक्टर्स में आए, जिनको हम B2C कहते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर कहते हैं। चाहे हम्म, आप फिनटेक देख लीजिए, पेटीएम, गूगल पे, या फोन पे जैसे, या बिग बास्केट, बायजूस जैसे देख लीजिए, ये सारे स्टार्टअप्स हैं वो बिजनेस टू कंज्यूमर के लेवल पर आए हैं। यानी कि अगर उपभोक्ताओं की डिमांड बढ़ी है, खपत बढ़ी है, तो स्टार्टअप्स को बिजनेस मिलना शुरू हुआ। और इसीलिए हमने ज्यादातर स्टार्टअप्स को तीन ही सेक्टर्स में देखा है: ई कॉमर्स, फिनटेक और एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के क्षेत्र में। ये तीनों ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोगों की कमाई और आय बढ़ने के कारण खपत बढ़ती है। अभी फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसी परिस्थिति है ही नहीं। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की बेकारी की बात सरकार ने मानी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में गरीबी और बढ़ने का खतरा स्पष्ट रूप से सामने दिख रहा है। कमाई और आय घटी है। तो स्टार्टअप्स के लिए, भारत के स्टार्टअप्स भारत की कंजम्पशन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, खपत पर निर्भर है। और जब तक खपत नहीं बढ़ेगी तब तक स्टार्टअप्स के लिए डिमांड नहीं आएगी। और इसलिए पिछले 3 साल, 3 महीने 4 महीने भारतीय स्टार्टअप्स के लिए बहुत बुरे गुजरे हैं। इनफैक्ट नेस्कॉम की एक रिसर्च थी, उसके हिसाब से भारत के 60-70% स्टार्टअप्स के पास तो 2 महीने तक का फंड नहीं था। उनको जो बाहर से आने वाली जी। फंडिंग, उन तनख्वाह देने की स्थिति नहीं थी। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो चुके हैं। यूज कल बड़े भी एक बहुत जी सारी सॉरी, कल बड़े भी एक आई थी न्यूज। हाँ, और बड़े पैमाने पर स्टार्टअप्स में छटनी हुई है, लोगों की नौकरियां गई हैं। और दूसरी चीज है कि स्टार्टअप चूंकि लंबे घाटे का बिजनेस होता है, तो उन्हें जो पीछे से आने वाली फंडिंग होती है या जो इन्वेस्टमेंट है वो भी श्रिंक कर गया है। तो इसलिए अभी ये इनोवेशन और स्टार्टअप इकोनॉमीज इस बात पर निर्भर करती हैं कि भारत की जो विकास दर है ये कब सामान्य होगी। जीरो से पहले पॉजिटिव तो हो। और हमने जब स्टार्टअप्स की ग्रोथ देखी थी तो भारत की आर्थिक विकास दर 7.5-8% थी। हम इस दशक में भी 8%, 7.5-8% की विकास दर आने वाले 5-6 सालों में भी ले पाएंगे, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। और तब भी स्टार्टअप पर्याप्त रूप से फेल भी हो रहे थे, हाँ, तब और भी। तब भी उस समय भी हो रहे थे। तो ये जो पूरी इनोवेशन और स्टार्टअप की ग्रोथ है, ये कंजम्पशन की ग्रोथ है, खपत की ग्रोथ है। और खपत के लिए लोगों की कमाई बढ़ने की, आय बढ़ने की, नौकरियां बढ़ने की जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन अंशुमन सर, मेरा खरीफ की फसल को लेके थोड़ा पॉजिटिव दिख रही है, कोई टेक लेना चाहेंगे, या नहीं, भविष्योन्मुखी है टेक? रबी रबी की फसल अच्छी रही। रबी का आउटपुट अच्छा रहा है। और खरीफ की सोइंग अच्छी रही है। इसे लेकर हम थोड़ी उम्मीद बांध सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उम्मीद करने की, इसलिए शायद तर्क पर निर्भर होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारत के जीडीपी के वैल्यू एडिशन में रूरल एरिया का हिस्सा केवल 20% है। 80% इंडिया की इकोनॉमी एक्चुअली अर्बन और सेमी अर्बन इकोनॉमी है। जब तक यहां से डिमांड नहीं आएगी, आप बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं ला सकते। अगर एग्रीकल्चर में अपनी बेस्ट ग्रोथ भी आ जाती है 4%, 4.5% की, फिर भी भारत के जीडीपी की ग्रोथ रेट 2%, 1% से ऊपर नहीं निकल पाएगी। तो रूरल एरिया की स्थिति ऐसी कि एक छोटी सी पीठ पे बहुत सारे लोग सवार हैं। रूरल इकोनॉमी का साइज बहुत छोटा है, उस पर डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है। ऑलरेडी करीब करीब भारत की 40 से 44% लेबर फोर्स, जो इंडिया का पूरा लेबर मार्केट है, उससे 40% के आसपास लोग तो वैसे ही एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। और अब 25 से 30% लोग और शहरों से निकलकर अपना काम छोड़कर माइग्रेंट लेबर वापस एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होने पहुंच गए। तो वहां पर तो लेबर की ओवर सप्लाई है 60%, 70% लोग वहां पर डिपेंडेंट हो गए। तो अभी एग्रीकल्चर इकोनॉमी किस शेप में होगी, कितने लोगों को रोजगार दे पाएगी, जिंदगी उनकी बेहतर कर पाएगी, उनकी कमाई कितनी बढ़ेगी, ये अभी कह पाना मुश्किल है। अभी हम जिन चीजों को पॉजिटिव मान रहे हैं या जिनको ग्रीन शूट्स मान रहे हैं, वो केवल फसल के आंकड़े हैं। वो इस बात के आंकड़े हैं कि रबी की उपज अच्छी हुई है और खरीफ की सोइंग अच्छी हुई है। पर एक चीज और यहां ध्यान रखना जरूरी है, कैविएट ध्यान रखना जरूरी है, कि भारत में आवश्यकता से अधिक अनाज उत्पादन होता है और किसान उसमें हमेशा गंवाता है। क्योंकि जी। बाजार में ग्लट होता है और अब हम ग्लट की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां की हमारी जरूरत से ज्यादा अनाज होगा और फिर अनाज सरकारें खरीदती हैं और सरकार मार्केट में बेंचमार्क करती हैं प्राइस। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो रबी और खरीफ ने मिलाकर नवंबर दिसंबर तक एग्रीकल्चर में प्राइसेस की पोजीशन क्या बनाते हैं। क्योंकि बड़ी मुश्किल से हम 2018 में, 2019 में एग्रीकल्चर डिफ्लेशन से बाहर आए थे। नहीं तो भारत की एग्रीकल्चर ने 2017 से लेकर और 2019 तक के अंत तक
बल्कि 2019 के 20 की शुरुआत तक बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर में डिफ्लेशन देखी थी, यानी कि जितनी उत्पादन लागत थी उससे कम कीमतें बाजार में भी थी और उससे भी कम कीमतें किसानों को मिल रही थी। तो एमपीसी की ये मीटिंग और उसके बाद शक्तिकांत दास जी की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें आपका लास्ट एक क्या रहेगा? ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आप? कोई टिप्पणी? शक्तिकांत दास ने एक तरह से यह कहा कि जो हम कर सकते थे वो हमने कर दिया, अब क्षमा जो है वो वित्त मंत्रालय के सामने रख दी गई है। अगला उच्चारण उधर से आएगा, प्रसारण उधर से आएगा कि वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री ये तय करें कि अर्थव्यवस्था को कैसे उबारा जा सकता है मंदी से। हम जितना कर सकते थे, ब्याज दरें कटौती के आधार पर, बैंकों में पैसा डालने के आधार पर, लघु उद्योगों को पैसा देने की सुविधाओं के आधार पर, वो सब कुछ हो चुका है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसी बीच में 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज भी आया है, जिसके बाद भी आरबीआई को लग रहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर नकारात्मक रहेगी। तो अब बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार को कुछ नया करना पड़ेगा। 3 महीने 4 महीने में हमने ऐसा कुछ भी होते नहीं देखा जिससे इकोनॉमी में कोई बड़ा चेंज आ जाए मंदी से उबरने का, रिजर्व बैंक और आरबीआई के प्रयासों से। तो शायद संकेत दिल्ली, बॉम्बे से निकला संकेत दिल्ली तक आ गया होगा। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आने वाले समय में कुछ नए उपायों की घोषणा करेंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया अंशुमन सर। तो ये था ललन टॉप, और आप देख रहे थे शक्तिकांत दास जी आरबीआई के गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके हमारी और अंशुमन सर की बातचीत। शुक्रिया।